यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। होए यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। निकला है सावा मन सोना जिस कूख से, गायें बेचारी मरे चारे बिना भूख से। होए निकला है सावा मन सोना जिस कूख से, गायें बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया दुत्कार ओ मोहन, गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। तेरे भक्तों की सुन ले पुकार ओ मोहन, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुगी हेलो हेलो हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 हेलो। होए घर घर में माखन की अरे सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, जगह है, और लिंक को सारे ग्रुप में डाल दो फटाफट से। बहुत ही खराब है। धर्म सारे बच्चे फटाफट से इस लिंक को हर ग्रुप में डाल दो, जल्दी जल्दी। बना व्यापार ओ मोहन, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। होए अब किसी द्रौपदी की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार ओ गोविंद, चलो जी कंसों की आ जाओ मेरे यारों, सरकार ओ गोविंद, आ जाओ। भक्तों की ओए होए, सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने ओ बच्चा कह रहा है सर जी हंसो ना, सर जी हंसो ना सर जी साढ़े पेपर आ गए। हाय 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 सर जी घबराहट हो रही है, सर जी हाथ पैर ठंडे हो रहे ने। सर जी हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, है ना? डर लग रहा है? और डर के आगे जीत है, और तुसी डरना नहीं यार, तुसी टेंशन ना लियो, चक दो फट्टे बस। तुसी बहुत तैयारी की तुमने, खूब तैयारी की, और तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा हम सारा कुछ भूल गए हैं, है ना? है ना? है ना? है ना? मेरे को पता है। तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, है ना? है ना? है ना? मुझे पता है। तुम्हें लग रहा होगा सर पेपर में कैसे याद आएगा, है ना? है ना? है ना? मुझे पता है। तुम्हें लग रहा होगा काश कुछ दिन और मिल जाएं और बढ़िया से तैयारी कर लें, है ना? है ना? है ना? मुझे पता है, बट कुछ नहीं होगा उससे।
जो तुम कर चुके हो वो सबसे बेस्ट तुमने कर लिया, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है जी। ठीक है सर जी, आरएफए के ओल्ड रेट लिखा दीजिए। ओल्ड रेट मैंने आपको मैराथन के अंदर बताए थे कि मैंने कहा था कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए तक होती है तो फिर आपकी सैलरी का जो होगा वो टैक्सेबल करेंगे 7.5%। अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक है, तो सैलरी का 10% टैक्सेबल करेंगे। और अगर टर्नओवर 25 लाख से भी ज्यादा है तो आपका 15% टैक्सेबल करेंगे। मानसी आज कई दिनों के बाद आई है। मानसी कह रही एक गब्बे जीएसटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएगा के। मानसी, संजीवनी बूटी की सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है मेरे बच्चे। 6 सेशन जिसके अंदर हमने कम से कम मान के चलो 100-150 क्वेश्चन जीएसटी के हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब तुम लेट आए हो, अब तो पेपर आ गए ना। अब ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट सेशन है, क्योंकि मुझे तुम्हें सेल्फ स्टडी का भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेपरों तक मैं यूट्यूब पे लाइव आता रहूंगा। तो आज ऑलमोस्ट हमारा लास्ट सेशन है। ठीक है जी, अब ऑलरेडी सारे के सारे सेशन यूट्यूब पे डले हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस करो। मैं डेली तुम्हें यूट्यूब पे दिखूंगा, बट तुम्हें मोटिवेट करने के लिए दिखूंगा, तुम्हें ये बताने के लिए देखूंगा कि क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो आनी बंद हो जाएंगी। डेली बेस पे मैं एक वीडियो यूट्यूब पे जरूर डालूंगा, वो मे भी आपको मोटिवेट करने वाली होगी, मे भी आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है वो बातें होंगी। तो वो सारी की सारी बातें यूट्यूब पे आएंगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, प्रबल हो चुका है सब कुछ। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं बचा। बच्चा कह रहा है पीजीपी की एडजस्टमेंट की एक वीडियो बना के डाल दो, कैपिटल गेन की डाल दो। भाई कितना कुछ डलवाओगे भाई, कम से कम 150 वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी हैं, तो उसके अंदर सब कुछ हो चुका है। अब कोई अलग से वीडियो नहीं आएगी जी, अब कोई अलग से वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। मैं आपको कुछ पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं जो मुझे अनाउंसमेंट करनी है। अब सारे के सारे बच्चे एक बार यहाँ पे ध्यान दो, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें मेरे बात। अब देखो अभी तक हमने YouTube पे क्या क्या कर लिया, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कई बच्चे लेट जागते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने YouTube पे क्या क्या किया है। कईयों को पता ही नहीं, वो नए नए जुड़े हैं तो उनको लग रहा है कि शायद अभी हमने स्टार्ट किया है। तो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अभी तक हमने यूट्यूब पे क्या क्या किया है, तक तो त्रिशूल बैच डीटी आईडीटी का हमने पूरा खत्म कर लिया, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रोविजन भी हमने की है, उसमें क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, दोनों चीजें उसके अंदर हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद मैराथन, हमारी मैराथन भी हो चुकी है। डीटी आईडीटी 12-12 घंटे की लाइव हमने मैराथन ली थी, उसके अंदर सारे के सारे प्रोविजन हमने कंप्लीट यहां पे कर लिए थे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर आपके संजीवनी बूटी की सीरीज हुई थी, जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चंस हुए थे। जो बच्चे कह रहे हैं जीएसटी, तो जीएसटी के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनकम टैक्स के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो संजीवनी बूटी वाली सीरीज में आप जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो, उसमें डीटी आईडीटी दोनों के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर एक सीरीज में लेकर आया था पक्का पास सीरीज के नाम से, जिसका सेशन नंबर आज 5 है। उसके अंदर हमने डीटी के मिक्स क्वेश्चन भी किए और कुछ अलग से क्वेश्चन भी किए। तो ये दो सीरीज जो हैं, ये दो सीरीज आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये वाली मैराथन में सिर्फ प्रोविजन है, और त्रिशूल बैच के अंदर हमने प्रोविजन भी किए थे और क्वेश्चन भी किए थे। ये सब कुछ आपका सिर्फ और सिर्फ टैक्स का, कह रहा हूं सिर्फ टैक्स का, ये यूट्यूब पे आ चुका है। और अगर आप काउंटिंग करोगे तो नाना करते भी 150 घंटे से ऊपर का कंटेंट यूट्यूब पे है, जिसमें लोगों का रेगुलर बैच खत्म हो जाता है, उतनी हमने रिवीजन की है। आप अगर काउंटिंग कर लेना, आप अगर काउंटिंग करोगे तो 150 घंटे में तो उनका रेगुलर बैच खत्म हो जाता है, जितने की हमने रिवीजन की है। तो त्रिशूल बैच भी है, मैराथन भी है, संजीवनी बूटी की सीरीज भी है, पक्का पास सीरीज भी है। ये सारी की सारी सीरीज हमारी यूट्यूब पे हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब सुनो ध्यान से, अब जो अपकमिंग मैराथन जो है, मैंने डेट यहां पे लिखने जा रहा हूं जी। अपकमिंग मैराथन की डेट एक बार नोट कर लेना प्लीज, फिर ये मत कहना कि सर कब है, एक बार इसको लिख लेना और हर बच्चे को बता देना जी। अब 25 दिसंबर को मैं एक शाम को वीडियो डालूंगा कि हाउ टू रिवाइज 100% टैक्स 1 डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि 27 तारीख को न्यू सिलेबस वाले बच्चों का एग्जाम है, सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और फिर 28 तारीख को सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का एग्जाम है।
सीए के एग्जाम तो जनवरी में है, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा पक्का पक्का। तो अभी मैं 25 तारीख को वीडियो बना के डालूंगा कि आपने 100% टेक्स्ट रिवाइज कैसे करना है एग्जाम से एक दिन पहले जी। ठीक है जी, तो वो मैं 25 तारीख को डालूंगा। ठीक है, उसके बाद 26 तारीख को आपकी प्री एग्जाम मैराथन होगी। अब बच्चा कह रहा सर उसमें क्या कराओगे, सब कुछ तो आपने करवा ही दिया। ठीक है, वैसे मेरा लेने का मन नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन आपको दूं जिसमें आप खुद रिवाइज करो। बट मेरे को लग रहा है कई बच्चे नालायक होते हैं, उनको वेट रहती है कि अगर गाबा सर आएंगे चाहे वो 2-3 घंटे के लिए आएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे में हम कुछ तो कर लेंगे। भाई हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो हमें खुद करने में दिक्कत आती है। तो कम से कम अगर सर लाइव होंगे तो हम सर के साथ बैठ के जो भी सर करवाएंगे वो कर लेंगे। तो 26 तारीख को डेट नोट कर लो, प्री एग्जाम मैराथन होगी शाम को 7 बजे से लेके। सर कितनी देर की होगी सर, 12 घंटे की होगी। अबे नालायक हो क्या, 12 घंटे की नहीं होगी, अब ये 2 या 3 घंटे की होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉप 50 टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लग रहा है कि 27 तारीख या 28 तारीख के एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो टॉप 50 टॉपिक जो होंगे डीटी और आईडीटी के, हम 26 तारीख को डिस्कस करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। सर क्या ये सीए वाले बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं जी, उनके तो एग्जाम वैसे भी बाद में है तो वो तो अटेंड करेंगे ही करेंगे। बट सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे या न्यू सिलेबस वाले बच्चे, ये दोनों के लिए है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 26 तारीख प्री एग्जाम मैराथन शाम को 7 बजे, डेट नोट कर लो जी। ठीक है, आकाश पॉसिबल नहीं है 24 तारीख को, मैं 24 तारीख को हूं ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला 27 तारीख जिस दिन न्यू सिलेबस वाले बच्चों का एग्जाम है, उस दिन मैं सुबह एग्जाम डे बूस्टर एक सेशन लूंगा जो 1 या 1.5 घंटे का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स होंगी। जैसे लिमिट्स का मतलब कई बार क्या होता है कि हम लिमिट्स भूल जाते हैं। अब लिमिट्स कैसे भूल जाते हैं, कई बार हम लिमिट्स कैसे भूल जाते हैं जी, हम लिमिट्स भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीडीएस की क्या लिमिट है, या टैक्स रेट की क्या क्या लिमिट्स है, या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या है। तो जहां जहां मेरे को लगेगा लिमिट्स हैं, भाई जहां जहां मुझे लगेगा ना लिमिट्स हैं, तो फटाफट से 1 या 1.5 घंटे के अंदर मैं वो सारी लिमिट्स, जो मेन लिमिट्स हैं, वो एग्जाम के दिन 27 तारीख को सुबह आपको रिवाइज करवा दूंगा। सुबह 8:30 से लेके 8:30 से वो 9, 9:30 बजे तक होगी, 10 बजे तक होगी, मतलब 1 या 1.5 घंटे की वो क्लास होगी। उसके बाद 2 से 5 आपका एग्जाम है, तो उससे पहले सबने लाइव अटेंड करना, और कोशिश करना इसको लाइव ही अटेंड करना। कोशिश करना इसको लाइव ही अटेंड करना, क्योंकि इसको बाद में आप रिकॉर्डेड नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, बाद में रिकॉर्डेड देख नहीं पाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर लिमिट्स का मतलब क्या है? मेरे बाबू लिमिट्स का मतलब यार, लिमिट्स तुम भूल नहीं जाते? सर यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या याद नहीं आ रहा, यहाँ पे कितने दिन है याद नहीं आ रहा, तो कहाँ कितने दिन है, कहाँ क्या रेट है, एक बार फटाफट से मैं तुम्हें गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले तुम्हें फटाफट से दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रेट हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर 28 तारीख को ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का एग्जाम है, तो ये 2 सेशन ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी हैं। 26 और 27 वाले दोनों सेशन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी हैं। 28 तारीख को उनके एग्जाम के दिन एक एग्जाम डे बूस्टर सेशन होगा, जिसके अंदर मैं 200 एमसीक्यूज उनको करवा दूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा उसमें से क्वेश्चन बनेंगे, बट मुझे लग रहा है कि अगर 200 एमसीक्यूज आप एग्जाम से पहले करके चले जाओगे तो आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो 200 एमसीक्यूज जो भी मेरे को लगेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से एग्जाम से एक दिन पहले मैं 28 तारीख को करवा दूंगा, ताकि 28 तारीख को आपका एग्जाम है, उससे पहले फटाफट से जो भी एमसीक्यूज, क्या पता 10 या 15 सेम एमसीक्यूज बन जाए, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल है। ठीक है जी, ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल है। और एक बात रह गई सर, हाउ टू प्रेजेंट पेपर, कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं कल एक सेशन रखूंगा कि हाउ टू प्रेजेंट टेक्स्ट पेपर। तो कल मैं एक सेशन रखूंगा, टाइमिंग आप मान के चलो कि टाइमिंग उसकी भी वही 11 बजे होगी। तो 11 से लेके 1 बजे तक का कल 2 घंटे का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोल दूं, कल हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले, कल सिर्फ 2 घंटे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अगर थ्योरी क्वेश्चंस आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी है, तो वो सारी बातें कल 2 बजे हम डिस्कस कर लेंगे। बस ये बात ध्यान दो। सर 28 तारीख को सेशन कब होगा? सुबह ही होगा जी। 28 तारीख को सेम सुबह 8:30 बजे। 28 तारीख को भी सुबह सेशन होगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या हम इसको लॉक कर सकते हैं जी?
सर जी प्रोफेशनल वालों के लिए भी कोई अनाउंसमेंट है क्या? प्रोफेशनल वालों के लिए कोई प्री एग्जाम मैराथन नहीं, और आई थिंक आप इतने वेल इनफ मैच्योर हो चुके हो कि प्रोफेशनल वाले बच्चों को प्री एग्जाम मैराथन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एग्जीक्यूटिव वाले भाई बच्चे छोटे छोटे नालायक बच्चे होते हैं। अब तुम कहो सर हम भी नालायक हैं, तो मेरे को लगता नहीं आप सीएस बनने की कगार पे खड़े हो। तो आप एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन देखना मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ प्रोफेशनल की मैंने सारे के सारे ग्रुप्स में डाल रखी है। पूरा का पूरा प्रोफेशनल का सिलेबस उस प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उसको देख सकते हो जी। माधव ये सब आपके लिए भी है जी, ये सब आपके लिए भी है। और फिर 28 तारीख के बाद 3 या 4 सेशन आपके अलग से होंगे, क्योंकि सब कुछ जो चल रहा है वो आपके लिए भी चल रहा है। कोई अलग से प्लान अब क्या ही बनाऊं, सब कुछ तो आपके लिए भी है जी। ठीक है ना, सब कुछ जब आपके लिए है तो फिर आपके लिए भी है ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद 28 तारीख के बाद 3 या 4 सेशन जो होंगे वो मैं सीए वाले बच्चों के लिए अलग से रख लूंगा। अब उसके अंदर देखता हूं क्या कराऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है। एक बार देख लूंगा, 3-4 सेशन रख के उनको भी खत्म करवा दूंगा मैच। ठीक है जी। 25 तारीख को कितने बजे है? 25 तारीख को सेशन नहीं है स्नेहा। 25 तारीख को सिर्फ एक वीडियो डालूंगा कि आपको टैक्स रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, चलो अब इसको लॉक कर देते हैं जी। अब इसको लॉक कर देते हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, तो आज वाली क्लास में हमें कुछ कैपिटल गेन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं। फिर अदर सोर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं। और सैलरी के हम क्वेश्चन देख चुके हैं, सैलरी के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के अंदर ही सैलरी के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और त्रिशूल बैच के अंदर भी सैलरी के हमने क्वेश्चन किए थे। अगर आप कहोगे तो हाउस प्रॉपर्टी का एक आधा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है सर, ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास सभी के लिए है। और मेरे सामने ICAI का मॉड्यूल खुला हुआ है, इसमें हम करेंगे कैपिटल गेन और अदर सोर्स के जो भी क्वेश्चन है। ठीक है मनीषा, मॉक टेस्ट के आंसर मैं डाल चुका हूं जी। ठीक है जी, मॉक टेस्ट के आंसर जो हैं मैं डाल चुका हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट के आंसर मैंने कल सारे डाल दिए थे, इनकम टैक्स के भी डाल दिए थे और जीएसटी के लिए भी डाल दिए थे। तो मॉक टेस्ट के सारे आंसर मैं वहां पे डाल चुका हूं। और जीएसटी के तो सारे मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो जीएसटी के तो मुझसे डाउट पूछना ही मत, क्योंकि वो सारे के सारे हम कर चुके हैं उसके अंदर, संजीवनी बूटी वाली सीरीज के अंदर। तो एक एक क्वेश्चन जीएसटी का तो हम कर ही चुके हैं जी। ठीक है जी, चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं भाई। देखो सुनो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है लिमिटलेस, और मैं इतनी पूरी नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी तो पता क्या, तुम्हारा पेपर अगर होगा ना 27 को, या तुम्हारा पेपर होगा 11 का भी होगा, तो तुम्हारे 2 बजे पेपर होगा, तो 1:55 पे भी तुम्हारी चलती रहेंगी, सर वो करवा दो वो करवा दो। तो बेकार की बातें मत करो भाई। ठीक है, बहुत मेहनत कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग को शांत करके अब पढ़ाई पे लगा लो। ठीक है ना, मेरी बात मान लो, आप तभी पास होगे। इस तरह से तो आप बिल्कुल पास नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन लिमिटलेस है। आपकी एक्सपेक्टेशन लिमिटलेस है। आपका बस चले ना, आपको सर एग्जाम के अंदर भी आप साथ चल लो। ठीक है ना, तो वो बातें अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा ना कंट्रोल करो, ये वो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो चुप करके पढ़ने पे दिमाग लगा लो यहाँ पे। ठीक है, चलो जी। हाँ देखो, एक बच्चा आ गया, मास्टर क्वेश्चन वाला आ गया। मास्टर क्वेश्चन हम सैलरी का कर चुके हैं मैराथन के अंदर। एक नहीं 2 मास्टर क्वेश्चन किए थे। वही बात है ना, कईयों को नहीं पता, कई अभी सो के उठ के जागे हैं, तो उनको लग रहा है ये करवा दो वो करवा दो। तो आओ फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से आ जाओ। देखो मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊंगा यार, एक्सपेक्टेशन तो भगवान भी कभी पूरी नहीं कर पाते। तो मैं तो बिल्कुल एक मानुष नालायक इंसान हूँ, पापी इंसान हूँ। तो मैं सारी एक्सपेक्टेशन तो नहीं पूरी कर पाऊंगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं जितना मैं कर सकता हूं। तो मैं हर बंदे की उम्मीद में खरा नहीं उतर सकता, इतना तो मुझे पता ही है जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ। अब कैपिटल गेन के कौन कौन से क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, एक बार फटाफट से वो देख लो जी। एक तो कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। उसके बाद कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे।
उसके बाद फिर कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन तो हम मैराथन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन मैंने मैराथन के अंदर भी डिस्कस किए थे, तो वो मैं अब नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम मैराथन में कर चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी वो हम मैराथन में कर चुके हैं। तो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। एक तो ये हमने कैपिटल गेन के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर कैपिटल गेन के बाद अब यहाँ पे अदर सोर्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहले एक बार कैपिटल गेन खत्म कर लेते हैं, फिर हम अदर सोर्स की बात करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, अब कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ जी। एक बार अब सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ, और क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देखो री, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिस्टर मिथुन, ध्यान से पढ़ना चाहिए, मिस्टर मिथुन है परचेज 100 इक्विटी शेयर ऑफ गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2007 एट द रेट 1000 पर शेयर इन द पब्लिक इशू ऑफ द कंपनी बाय द पेइंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब इसने इक्विटी शेयर परचेस किए, 100 शेयर परचेस किए और 1000 का पर शेयर परचेस किया, और इसकी परचेस पर इसने एसटीटी पे किया। इसकी परचेस पर इसने एसटीटी पे किया। उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इन द रेशो 1:1 ऑन 1 दिसंबर 22। ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर ऑन 1 मई 2023। क्या कहना चाह रहे हैं कि कंपनी ने क्या किया, 1:1 बोनस इशू किया तो 1 दिसंबर 22 को। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर 100 शेयर मैंने परचेस किए हैं तो 100 मुझे बोनस शेयर मिले हैं। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 100 मेरे ओरिजिनल शेयर हैं और 100 मेरे बोनस शेयर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है कि 100 मेरे ओरिजिनल शेयर हैं और 100 मेरे बोनस शेयर हैं। उसके बाद ही हैज, ध्यान से पढ़ना, ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर, इसने सारे के सारे शेयर बेच दिए। अच्छा, इसने ओरिजिनल शेयर बेचे, बोनस शेयर बेचे या सारे शेयर बेचे? बताओ, इसने ओरिजिनल शेयर बेचे, बोनस शेयर बेचे या सारे शेयर बेचे? इसने सारे के सारे शेयर बेचे। वगैरह ही सोल्ड ऑल दी शेयर्स ऑफ 1 अक्टूबर 2023 एट द रेट ऑफ 4000 पर शेयर। तो सेल प्राइस कितना हो गया? 4000। थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड ब्रोकरेज पे की 1% एंड उसने एसटीटी पे किया। तो आप सब जानते हो, अगर एसटीटी पे की है तो एसटीटी की तो कोई डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं होती। मतलब जो भी आपने एसटीटी पे किया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी यहां पर एसटीटी पे किया है उसकी कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। फिर वो कह रहा है उसकी टोटल इनकम निकाल दो एंड टैक्स लायबिलिटी निकाल दो इफ मिथुन पेज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एज्यूमिंग दैट ही इज हैविंग नो अदर इनकम गिवन अबव। एफएमवी ऑफ द शेयर जो है 31 जनवरी 18 की 2000 रुपए पर शेयर है। अब पहले बात तो एक बात बताओ, अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है, आप सब जानते हो कैपिटल गेन और अदर सोर्स में डिफॉल्ट स्कीम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे नॉर्मल स्कीम लियो चाहे डिफॉल्ट स्कीम लियो, कैपिटल गेन हो चाहे अदर सोर्स हो, दोनों के अंदर सेम ट्रीटमेंट होगा। उसमें डिफॉल्ट स्कीम का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 शेयर पे मुझे कैपिटल गेन निकालना है, एक तो ओरिजिनल शेयर पे अलग निकालना है और बोनस शेयर पे अलग निकालना है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं ओरिजिनल शेयर की बात करूंगा तो 1 अप्रैल 7 आपने बेचे कब है? यहां पर आपने बेचा 1 अक्टूबर 23 को, तो लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। और अगर बोनस शेयर की बात करूंगा तो बोनस कब दिए? 1 दिसंबर 22। अब 1 दिसंबर 22 और 1 अक्टूबर 23, तो बोनस शेयर पे जो कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो एक हिस्से पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, एक हिस्से पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये टैक्सेबल है 112 कैपिटल ए। भाई ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये जो टैक्सेबल है ये 112 कैपिटल ए है, और जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा ये सब जानते हो, ये 111A जो हमारा है उसके अंदर शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बार ऐसा करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन निकाल लेते हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब इस शेयर्स को हम 2 कैटेगरी में यहां पे डिवाइड करने जा रहे हैं।
अब अगर मैं शेयर्स की बात करता हूं, यहाँ पे दो कैटेगरी निकल के आ रही हैं, एक तो ओरिजिनल शेयर निकल के आ रहा है, एक बोनस शेयर निकल के आ रहा है। ओरिजिनल शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और बोनस शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। यहाँ पे ये 112 कैपिटल ए की बात करेगा, ये यहाँ पे 111 ए की बात करेगा। अब मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, जब भी हम 112 ए वाला कैपिटल गेन निकालते हैं तो सेल प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉस्ट कैसे निकलती है वो 112 ए में दी होती है। याद है 112 में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था? याद करो 112 ए में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था? उसने बोला था हायर ऑफ ए एंड बी। अब ए का मतलब क्या निकल के आता है? ए का मतलब निकल के आता है एक्चुअल कॉस्ट। फिर बी का मतलब क्या निकल के आता है? बी का मतलब लोअर ऑफ 1 एंड 2। अब लोअर ऑफ 1 एंड 2, तो लोअर का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस इसमें से। और दूसरा फिर 31 जनवरी की जो एफएमवी है, तो इनमें से लेस, जो लेस है इसको कंपेयर करेंगे जो हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी 112 कैपिटल ए में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ जी। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन निकालने की। तो ओरिजिनल शेयर आपने बेचे तो सेल प्राइस कितने शेयर है जी? 100 शेयर है। 4,000 रुपए का पर शेयर आपने बेचा है, तो पहली बात 4 लाख रुपए का सेल प्राइस यहाँ पे आ गया जी। 4 लाख रुपए का सेल प्राइस यहाँ पे आ गया। फिर उसने क्या बोला? आपने 1% ब्रोकरेज पे की है सेल पे, तो माइनस में आप यहीं पे ईओटी कर लो 1%। तो 4 लाख रुपए का 1% अगर मैं निकालूंगा तो 4,000 रुपए की आपकी ईओटी आ गई। कितना आ गया? 3,96,000। ये आपका नेट सेल कंसीडरेशन आ गया जी। ये आपका नेट सेल कंसीडरेशन निकल के आ गया। अब अगर नेट सेल कंसीडरेशन निकल के आ गया, इसमें से आप यहां पे माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे जी? यहां पे माइनस करोगे कोआ। गलती से आई कोआ मत कर देना। वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले केस में इंडेक्सेशन होती है, बट शेयर्स वाले केस में नहीं होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन होती है, बट शेयर्स वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं होती है। तो इस केस में कोवा क्या लेंगे? सारे के सारे बच्चे बताओ जी। इस केस में कोवा जो हम लेंगे, कोवा लेंगे हायर ऑफ ए एंड बी। तो हायर ऑफ ए एंड बी, तो ए का मतलब एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? उसने शेयर लिया 1,000 पे पर शेयर, तो ये तो हो गया 1,000। फिर बी का मतलब आ गया लोअर ऑफ। अब लोअर ऑफ किस में से? पहला सेल प्राइस 4,000, दूसरा 31 जनवरी की एफएमबी उसने कितनी दी हुई है? 2,000, तो यहाँ पे 2,000। इसमें से लेस कितना आ गया? 2,000, और 2,000 और 1,000 हायर क्या बन गया? 2,000, तो मेरी कॉस्ट बन गई 2,000। अब 2,000 पर शेयर अगर मेरी कॉस्ट बन रही है, तो 2,000 मल्टीप्लाई, यहां पे चेक करो 100 शेयर हैं, तो 2 लाख रुपए। तो 1,96,000 पे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया अंडर सेक्शन 112H। तो 1,96,000 जो है ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया अंडर सेक्शन 112A। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर बात करो। ये तो ओरिजिनल है। अब बोनस की बात करते हैं जी। अब बोनस शेयर, कितने शेयर हैं? 100। कितने का बेचा? 4 लाख का। तो सॉरी 4,000 का। कितने का हो गया? 4 लाख। अब बोनस की कॉस्ट कितनी बनेगी? आप सब जानते हैं बोनस की कॉस्ट बनेगी नील जी। बोनस की कॉस्ट कितनी बनेगी? नील। बोनस की कॉस्ट तब हमें लेनी पड़ती है अगर वो 141 से पहले होता। भाई अगर 141 के बाद है, अगर 141 के बाद है तो बोनस की कॉस्ट बनेगी नील। तो सारा का सारा, अच्छा यहां पे ईओटी माइनस कर देंगे। यहां पर भी ईओटी कितना आएगा? 4,000। तो यहां पर 3,96,000 पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा अंडर सेक्शन 111H। ठीक है जी। तो 3,96,000 पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया अंडर सेक्शन 111A। अब लॉन्ग टर्म गेन भी आ गया और शॉर्ट टर्म गेन भी आ गया। अब यहाँ पे टैक्स निकाल दो जी। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ये आ गया 1,96,000। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? 1,96,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये कितना आ गया? 3,96,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं, यहां तक लॉक कर दूं। वो 196 है और ये 396। अब इस पे निकालना टैक्स। अब इसमें 1 लाख तो एग्जम्प्ट ही है। 1 लाख तो एग्जम्प्ट ही है। अब 1 लाख तो एग्जम्प्ट हो गए। बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। 1 लाख तो क्या हो गए? एग्जम्प्ट हो गए। अब 1 लाख हमारे एग्जम्प्ट हो गए तो बचे 96,000।
अब 96,000 हमारे बचे, सारे बच्चे पहले मेरे को बताओ, अगर मैं टोटल इनकम देता हूं 3 और 1 4, तो 5 लाख से ज्यादा है, उस केस में रिबेट नहीं मिलेगी, उस केस में रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शनल स्कीम लेके चल रहा हूं, उसने डिफॉल्ट की बात की है, ऑप्शनल की बात की है, एक बार चेक करना, उसने डिफॉल्ट की बात की है या ऑप्शनल की बात की है जी? एक बार चेक करो उसने किसकी बात की है, उसने यहां पे किसकी बात की है, डिफॉल्ट की बात की है। तो डिफॉल्ट वाले केस में तो रिबेट मिल जाती है, इनकम अगर 7 लाख तक है तो रिबेट हमें मिल जाती है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना। अच्छा यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन 112 बच गया 96, यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन ट्रिपल हमारे बच गया 396। मेरे को सारे बच्चे से बता दो, हमारी एग्जाम्पशन लिमिट पूरी की पूरी 3 लाख की बैलेंस बची है। अब हमारी एग्जाम्पशन लिमिट पूरी की पूरी 3 लाख की लिमिट हमारी बैलेंस बची है, उस 3 लाख की लिमिट को हमें यूज करना है। अब 3 लाख की लिमिट को हमें यूज करना है, तो बताओ सबसे पहले कहां यूज करूं, जल्दी बोलो। सबसे पहले मैं 3 लाख की लिमिट को मैं कहां यूज करूं, मेरे को सारे बच्चे बस ये बता दो 3 लाख की लिमिट को मैं कहां यूज करूं जी? अच्छा एक बात सुनना, अगर मान लो मैं 3 लाख की लिमिट को मैं यहां यूज कर लेता हूं, तो ये मेरे बचेंगे 96,000 का 15%, 14,400। और रिबेट मुझे कितने तक की मिलती है, रिबेट मिलती है 25,000 तक की। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पहले 96 यहां पे कर लूं। अगर मैं 96 यहां पे कर देता हूं, तो 3 लाख में से 96 मैंने खत्म कर दिए, 2,04,000। 396 में से 2,04,000, इसका 15%। हाँ ये सही रहेगा जी, मेरे को लग रहा है ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना, ऐसा लगता है। ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे एक बात करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 96। अब इसमें से 96 अगर माइनस कर देंगे तो ये तो हो गया 0, ठीक है ना, ये हमारा 0 हो गया। डिविडेंड भी है क्या, डिविडेंड कहाँ है? ओहो, 10 रुपए तो पर शेयर डिविडेंड भी है, तो 200 शेयर हैं और 10 रुपए, तो 2,000 रुपए का तो डिविडेंड भी है भाई। रुको फिर, रुको रुको रुको, डिविडेंड की इनकम भी 2,000 रुपए है, तो डिविडेंड की इनकम 2,000 रुपए है, तो 3 लाख में से 2,000 तो ये चला गया, तो 2,98,000 की लिमिट मेरी बची है। फिर 298 बैलेंस बचे हैं, 298, 298 मेरे पास बैलेंस बचे ना, तो 298, तो इसमें से 2,000 रुपए तो ये खत्म कर दो, इसका टैक्स हो गया नील। अब 298 बचे, 96 मैंने यहां पे खत्म कर दिया, इसका नील हो गया। अब 298 में से 96 यहां पे चले गए, 2,02,000, इसमें से मैंने 2,02,000 रुपए खत्म कर दिए, तो यहां पे आ गया 396 माइनस में 2,02,000, ये हो गया 1,94,000 का 15%, कितना आएगा जी, 29,100। इसमें 25,000 रुपए की रिबेट है, 25,000 रुपए की रिबेट है। अब 25,000 रुपए की रिबेट यहाँ पे निकल के आ रही है, तो इसमें 25,000 अगर माइनस करूंगा तो ये आएगा 4100, 4100 प्लस में 4%, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा आंसर जो आएगा वो आएगा 4,260 रुपए, राउंड ऑफ करने के बाद आएगा जी, ठीक है, 4,260 रुपए यहाँ पे निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। सर 112 में बैलेंस एग्जाम्पशन लिमिट यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 112A में बैलेंस एग्जाम्पशन लिमिट बिल्कुल यूज कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब जो इन्होंने आंसर दिए ना, इन्होंने आंसर निकाल के दिया ज्यादा, अगर आप चेक करोगे इनका आंसर जो है 9980 आ रहा है जी। इन्होंने आंसर निकाला है 9980, इन्होंने कैसे किया देखो यहाँ पे, ये 2,000 आ गया, अब देखो यहाँ पे 594 है, 594 है, तो इन्होंने क्या किया, 396 में से पूरा का पूरा 298 माइनस कर दिया, 396 में पूरा का पूरा 298 माइनस कर दिया। अब ये कितने बच गए, 396 में से 298 माइनस किया, इसका 15%, ये बने 14,700, ठीक है, और 10% इसका 9600, 24,300। अब रिबेट कितने की मिलेगी, रिबेट मिलेगी 14,700 की, तो इन्होंने 9600 बचा लिया, इसमें सेस ऐड कर दिया। जबकि हम क्या कर सकते थे, हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि पहले 112A खत्म कर देते, फिर 112A खत्म करते, फिर हम बची हुई लिमिट यहां पे यूज करते, फिर उसमें से रिबेट मिलती, फिर आपका टैक्स इससे कम आता, तो एक्चुअल में टैक्स जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4,260 रुपए। तो यहाँ पे कम से कम टैक्स जो बनेगा 4,260 रुपए का बनेगा, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है, जो मोस्ट बेनिफिशियल आंसर निकल के आ रहा है, वो 4260 रुपए का आंसर निकल के आ रहा है। अगर मैं बची हुई एग्जामिशन लिमिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में यूज कर देता हूं तो उसके बाद आंसर आएगा 4260 रुपए। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इन्होंने आंसर ये निकाला है और आंसर क्या रहा है 42। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हम ऐसे करके आए तो क्या गलत होगा? आंसर इज नो, तो भी सही होगा। सर ऐसे करके आए तो क्या सही होगा? तो परफेक्ट होगा जी। तो कोई दिक्कत वाली बात, परफेक्ट नहीं हो। इंस्टीट्यूट ये बात करेगा अगर तुम ऐसे करके आओगे तो भी हम तुम्हारा सही कर देंगे, अगर तुम ऐसे करके आओगे तो भी तुम्हारा सही है, क्योंकि मोर बेनिफिशियल जहां पे है ना हम उस अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या लोग कर दे जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो जी, तो अब जाके हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। एक बार अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। चलो जी, अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है आरव कन्वर्ट इस प्लॉट ऑफ लैंड परचेज 1 जुलाई 4 और 80,000 इंटू स्टॉक इन ट्रेड 31 मार्च 23। फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 23 को 3 लाख रुपए की है और एसआईटी सोल्ड की 3/25 की इन द मंथ ऑफ जनवरी 24। अब अगर इनकम निकाल दो पीजीपी की भी और कैपिटल गेन की भी। अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बोल देना चाहिए, आपको नहीं लग रहा ये वाला क्वेश्चन कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे और फिर स्टॉक इन ट्रेड आगे बेचेंगे उस केस में क्या होगा जी? अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रांसफर बनेगा और टैक्सेबिलिटी तब करेंगे जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। अब स्टॉक इन ट्रेड 3/25 का बिका और जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी कैसी है? 3 लाख रुपए निकल के आ रही है। अब 3 लाख और 3/25 तो 25,000 पे तो हमारी पीजीपी की इनकम आ रही है भाई। 25,000 पे तो हमारी पीजीपी की इनकम आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 25,000 पे तो पीजीपी की इनकम आ रही है। अब कैपिटल गेन की इनकम निकालो। अब जो कन्वर्जन के दिन की एफएमवी है तुम सब जानते हो, वही तुम्हारा सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस बन गया 3 लाख। गोवा कितनी बनेगा? 80,000। 80,000 डिवाइड बाय 113, तो 80,000 डिवाइड बाय 113 जिस दिन कन्वर्ट किया 31 मार्च 23 मतलब 22-23 331। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 80,000 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई 331। ये हो रहा है 234336। तो माइनस कर दूंगा 3 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन आ गया 65,664 रुपए का कैपिटल गेन निकल के आ गया। तो ये हमारा कैपिटल गेन हो गया और 25,000 पे हमारी पीजीपी की इनकम हो गया। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो टोटल इनकम जो मेरी यहां पे निकल के आएगी वो आएगी 90,664। ये मेरी टोटल इनकम आ रही है जी। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो फटाफट से। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फटाफट से बता दो इसके अंदर से। बोलो। डन? ये तो इजी था, इसमें तो कुछ खास मुश्किल है ही नहीं है जी। ठीक है, चलो जी अब एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तुम खुद करोगे जी, मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, ये तुम खुद करोगे जी। सर ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दो। मैं डाल दूंगा एक बार, पहले क्वेश्चन कर तो लो, ग्रुप में डाल दूंगा जी। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 3, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है मिसिज हर्षिता, ठीक है ना, मिसिज हर्षिता परचेज ए लैंड एट ए कॉस्ट 35 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 4-5 एंड हेल्ड द सेम एज कैपिटल एसेट टिल 20 मार्च 23। ठीक, शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस इन 21 मार्च 23 एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर हर बिजनेस ऑन द सेड डेट व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 210 लाख रुपए की है। मतलब कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी 210 लाख रुपए है। ठीक है, फिर उसने क्या किया? शी कंस्ट्रक्ट 15 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज। उसने उस पे क्या किया? 15 फ्लैट बनाए इक्वल साइज के। क्वालिटी एंड डायमेंशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट 10 लाख रुपए। अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन फरवरी 2024। शी सोल्ड 10 फ्लैट ऑफ 30 लाख पर फ्लैट इन मार्च 24। मतलब क्या है? अब उसने बनाए कितने? 15। हेलो भाई साहब, ओए सुनो, उसने बनाए 15 में से बेचे कितने? 10। तो सारे बच्चे बताओ, क्या उसने सारा स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया? ना, सारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा। सर उसने सारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा। अगर आप कायदे से यहां पे चेक करोगे उसने सारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा।
15 में से उसने 10 फ्लैट बेचे हैं, तो मतलब 1/3 उसके पास पड़ा है। उसने 2/3 स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया, उसने 2/3 स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया और 1/3 बचा हुआ है। अब याद करो मैंने क्या कहा था जी, मैंने कहा था कैपिटल गेन, हेलो ओए सुनो, कैपिटल गेन हम तब टैक्सेबल करेंगे जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, और उतना टैक्सेबल करेंगे जितना स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। हमें को सारे बच्चे बोल दो, क्या सारे के सारे कैपिटल गेन हमें टैक्सेबल करने हैं या 2/3 टैक्सेबल करने हैं? 2/3 टैक्सेबल करने हैं। जितना भी स्टॉक इन ट्रेड बिका है उसका 2/3 आप निकाल लो, उतने कैपिटल गेन जो होंगे वो हमें टैक्सेबल करने होंगे। बस एक बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। और मेरे को उसका आंसर दो। मेरे को सारे के सारे बच्चे पहले यहां तक कैपिटल गेन निकाल के बताओ कि तुम्हारा कैपिटल गेन कितना आ रहा है जी। और ये तुम्हें इंडेक्स रेट दिए हुए हैं। अच्छा आगे भी उसने दिया है 50 लाख रुपए के अपने बॉन्ड परचेस कर लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, एंड 50 लाख रुपए के अपने बॉन्ड परचेस किए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, मतलब 50 लाख। अब टोटल 100 लाख के बॉन्ड परचेस किए, डिडक्शन कितनी मिलेगी? हाईएस्ट 50 लाख की मिलेगी, इसके ऊपर मिल ही नहीं सकती जी। मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 50 लाख रुपए की है, और वो भी किसमें? सेक्शन 54 ईसी में जी। अब उसने बोला आप क्या निकालो? कैपिटल गेन निकालो। रेट आपके सामने है जी, एक बार रेट आपने कहीं नोटबुक में लिख लेना। 4/5 का 113, 22/23 का 331 और 23/24 का 348, ये इंडेक्स रेट आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को मुझे करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा जी। हाँ नहीं, सारे के सारे बच्चे करेंगे जी, और मुझे बताएं इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन कितना आएगा? कैपिटल गेन जी, हाँ जी सर, वो दिन के गैप में क्या करना है बता दो। मैं उसकी मैं वीडियो बना के डालूंगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आपको 100% टैक्स कैसे रिवाइज करना है, उसकी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो जी, और तुम्हारे एग्जाम से पहले ही आएगी। जल्दी निकालो कैपिटल गेन जी, सारे के सारे बच्चे कैपिटल गेन निकाल के बताओ कि कैपिटल गेन कितना आएगा जी। करो 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 करो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, करो भाई। ये थोड़ा कि मैंने क्वेश्चन दिया तुम करोगे ही नहीं इसको, मेरे करवाने से फायदा नहीं है, जितना तुम करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। चलो, कम से कम 20 बच्चे तो कम हुए जिनको लगा कि भाई हमारे बस का नहीं है। हम तभी तक कर सकते हैं जब तक सर करवाएंगे। इक्कीस लाख 65,192। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 21,65,192, 21,65,192। ओके, और बताओ जी, सारे बच्चे बताओ फटाफट से इसका आंसर कितना आएगा जी। यानी 21,65,192 ये आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट बच्चे का। बाकी सब बच्चे बताओ जी। लोकेश का भी सही है। चलो एक बार मेरे को ये बताओ, पहले सेल प्राइस क्या बनेगा? जिस दिन कन्वर्ट की उस दिन की एफएमबी। अब अगर चेक करोगे जिस दिन कन्वर्ट की उस दिन की एफएमबी, तो सेल प्राइस जो यहां पर बनेगी ना वो बनेगा 2,10,00,000 जी। अगर आप चेक करोगे सेल प्राइस बनेगा 2,10,00,000। फिर आईकोवा, अब आईकोवा कितनी दी हुई है? 35 लाख, डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई 331। 331 क्यों लिया? क्योंकि जहां कन्वर्ट की है उसी को ट्रांसफर बोलेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर पैसा आएगा मैटर नहीं करता, जहां पे आपने कन्वर्ट कर लिया ना, जहां पर आपने कन्वर्ट कर लिया तो वहीं की जो एफएमबी है वही तुम्हारा सेल प्राइस बनेगी, वहीं तक इंडेक्स होगा और वहीं तक होल्डिंग पीरियड होगा जी। तो ये आई को आ गई। अब इतने कैपिटल गेन आ गए, उसमें 50 लाख रुपए आप, अच्छा इतने उसने प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन, अब इसका 2/3 निकाल लो, तो 2/3 कितने आ गए? इतने। तो इतने ही कैपिटल गेन हमें टैक्सेबल करने हैं, 1/3 वाले अभी नहीं करने, हमें 2/3 वाले ही करने हैं। अब इसमें से 50 लाख माइनस करूंगा तो ये तुम्हारी कैपिटल गेन आ जाएगा जी।
और बिजनेस की इनकम सिंपल, दो, यहाँ पे 3 करोड़ है और यहाँ पे कितना है 2 करोड़ 10 लाख का 2/3। गलती से पूरा मत ले लेना, क्योंकि आपने सिर्फ 2/3 ही तो बेचा है भाई। 1/3 तो अभी भी है, तो अगर 1/3 अभी भी है तो 2/3 निकालो, 1 करोड़ 40 लाख। फिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है भाई वो भी तो माइनस करोगे ना, उसका तो बिजनेस है ना, उसके तो बिजनेस वाले खर्चे हैं। तो 1 करोड़ हो गया, तो 60 लाख रुपए की आपकी इनकम आ रही है, बस एक बात ध्यान दो। ठीक है जी, 60 लाख रुपए की आपकी इनकम आ रही है। सर इसमें एग्जामिशन का भी 2/3 होगा? नहीं, कैपिटल गेन का होगा। कैपिटल गेन का 2/3 होगा, उसमें से एग्जामिशन माइनस करेंगे, एग्जामिशन का 2/3 नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोलो, क्या इस एग्जाम्पल को मैं लॉक कर सकता हूं? क्या इस एग्जाम्पल को मैं लॉक कर सकता हूं जी? जल्दी बताओ फटाफट से जी। डन? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो, क्योंकि जब पेपर के अंदर बनेगा ना, वहां कोई बताने वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर बन जाता है तो वहां पर कोई भी बताने वाला नहीं होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है जी? लॉक कर दूं? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, फिर यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है जी। लो जी, एक बार पहले क्वेश्चन यहां तक खुद पढ़ो, एक बार पहले यहां तक खुद क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। जैस्मिन देखो, नॉर्मल कैपिटल गेन निकाल लो, जैसे आप नॉर्मल कैपिटल गेन निकालते हो ना, आप नॉर्मल कैपिटल गेन निकाल लो। फिर उसने क्या बोला है, उसने मेरे बाबू ये बोला है कि आपने 15 फ्लैट बनाए, 15 में से 10 बेचे, तो 2/3 आपने बेचा, 1/3 नहीं बेचा, तो 2/3 बेचा, तो 2/3 ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। और फिर जो बिजनेस की इनकम की कॉस्ट बनेगी वो एफएमबी तो पूरी की है, एफएमबी तो पूरे 15 फ्लोर की है, बेचे 10 हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला जो एफएमबी कॉस्ट बनेगी पीजीपी की उसका भी 2/3 करो, और फिर आपकी जितने की कॉस्ट है ये 10 फ्लैट को बनाने की वो भी माइनस करो जी। तो माइनस करने के बाद तुम्हारी बिजनेस की इनकम आ जाएगी, सिंपल जी। कॉस्ट का के लिए भी 2/3 क्यों नहीं ले रहे? कॉस्ट के लिए नालायक थोड़ा लेंगे, कॉस्ट के लिए क्यों लेंगे? कैपिटल गेन ना, आप समझो 45(2) में हमने क्या पढ़ा था कि उतने ही कैपिटल गेन टैक्सेबल करने हैं जितना स्टॉक इन ट्रेड बिका है, कैपिटल गेन नोट कॉस्ट। तो जो हमारा कैपिटल गेन आया उसका 2/3 कैलकुलेट करना है, क्योंकि उतने ही कैपिटल गेन टैक्सेबल है जितना स्टॉक इन ट्रेड बिका है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार ऐसा करो, यहां तक एक बार पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो जी, एक बार सारे के सारे इतना क्वेश्चन पढ़ो जी। चलो करो फटाफट से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर सार्थक एंटर्ड, हाँ, मिस्टर सार्थक एंटर्ड क्या into an agreement with Jack Kumar to sell his residential house located at कानपुर 16 अगस्त 23। ठीक है, कितने का? 1.5 करोड़ का। ठीक है, सेल प्रोसीड आ रही है, 20% आ रहा है अकाउंट पे चेक से ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। लो जी, काम ही खत्म हो गया। हेलो भाई साहब, ओए ओए भिंडी, ओए शिमला मिर्च, ओए ढोकले, काम ही खत्म हो गया। कह रहा है 20% अकाउंट पे चेक से आ रहा है एग्रीमेंट के दिन, तो भैया फिर एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी जो होगी वो बेस बनेगी, रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस नहीं बनेगी। तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी। अब आगे देखते हैं, 60% जो है पोजेशन है, फिर बैलेंस पेमेंट यहाँ पे की। अब यहाँ पे देखो, मिस्टर जय कुमार वाज हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ जनवरी 15 दिसंबर 23 एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ 14 जनवरी 24 को। ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर एग्रीमेंट, द वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब 16 अगस्त क्या हुआ था? 16 अगस्त हुआ था, आपने सेल किया था। ठीक है, फिर 15 दिसंबर क्या हुआ था? आपने क्या दिया था? पोजेशन। और फिर 14 जनवरी आपने कंप्लीट किया रजिस्ट्रेशन। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बस सारे बच्चे बोल दो एसडीवी इन तीनों में से किस दिन की बेस बनेगी? बताओ सारे बच्चे बोलो, एसडीवी इन तीनों में से किस दिन की बेस बनेगी? बताओ, 3 एसडीवी आपको सामने दी हुई है जी, जल्दी बोलो। 3 एसडीवी दी हुई है, क्या बेस बनेगा? 170 बेस बनेगा, 171 बनेगा, 170 150 बनेगा, ये बेस बनेगा जी 170 एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी। अच्छा, अब सेल प्राइस कितना है यहाँ पर? सेल प्राइस कितना है यहाँ पर? सेल प्राइस है 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ का 110%, तो 1 करोड़ 50 लाख का 110, ये आ रहा है आपका 1.5 करोड़ में अगर मैं 10% 1 करोड़ 65 लाख। अब ये कितना है? 1 करोड़ 70 लाख। तो
110% से ज्यादा है तो सेल प्राइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1,70,00,000 बनेगा। तो अगर आप चेक करोगे सेल प्राइस बनेगा 1,70,00,000, क्योंकि SDV 110 से ज्यादा है तो 1,70,00,000 बनेगा। कॉस्ट तुम्हें पता है जी, कॉस्ट यहां पे कितनी दी हुई है जी, तो कॉस्ट जो यहां पे दी हुई है साहब जी, कॉस्ट हमारी है, आपने एक्वायर किया 1,30,00,000 का, ठीक है जी। फिर आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड उसने प्रॉपर्टी परचेस की है, चलो देख लेंगे। अब 30,00,000 की कॉस्ट है, तो 30,00,000 की कॉस्ट है, 30,00,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जिस दिन पोजेशन दिया, पोजेशन कब दिया, 15 दिसंबर को। अब सारे बच्चे बोल देना गलती से इंडेक्सेशन मेरे बाबू यहां तक मत कर लेना, यहां तक मत करना। यहां एग्रीमेंट हुआ है, पोजेशन को ट्रांसफर मानते हैं तो 15 दिसंबर 23 मतलब 23-24 का रेट लगेगा जी। और सारे बच्चे बोल दो 23-24 का रेट क्या है जी, जल्दी बोलो 23-24 का रेट क्या है। तो भैया यहाँ पे कॉस्ट मेरी आ रही है 30,00,000, यहाँ पे आ रही है 30,00,000, ठीक है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 23-24 का आई थिंक 348 है ना, 348, उसमें से माइनस कर दोगे आप यहाँ पे 1,71,00,000, 1,70,00,000, 1,70,00,000 तो हो गया 65,60,000। तो 65,60,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं जी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 65,60,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं। अब उसने क्या बोला, आपने इसमें से एक्वायर किया 2 रेजिडेंशियल हाउस, अब 2 करोड़ तक के हैं तो 2 घर एग्जम्प्ट है जी। भाई 2 करोड़ तक है ना, तो अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो 2 घर एग्जम्प्ट है। कौन कौन से, जो बेनिफिशियल होंगे, तो उसे 2 घर लिए 20,00,000 और 35,00,000 दोनों एग्जम्प्ट है। 30, 20 और 35 कितना हो गया, 55, इसमें से 55 माइनस कर दो, 10,60,000 रुपए के आपके नेट कैपिटल गेन आएंगे जी, ठीक है। 10,60,000 रुपए के आपके नेट कैपिटल गेन निकल के आएंगे। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनने के 100% चांस है, ठीक है ना। और अगर आपको याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन हमने मैराथन के अंदर भी डिस्कस किए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मास्टर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है, हमने मैराथन के अंदर भी डिस्कस किए थे जी। लॉक कर दो जी। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई कर लेना, सेम सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार ट्राई कर लेना, सेम वैसा ही है। 6 और 7 जो है वो दोनों सेम है, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दे रही। चलो अब आ जाओ फटाफट से अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहां से फिर आपका स्टार्ट होगा अदर सोर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब अदर सोर्स में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक बार जरूर देखना है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार हम देख लेंगे। ये अच्छा ये वाला हम कर चुके हैं, मैराथन में डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमें देखने हैं, 1, 2, 3, और जैसे ये 3 देखेंगे तो अदर सोर्स वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। और सुनो, हाउस प्रॉपर्टी भी करवा दूंगा, बस तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी के 2-3 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और लगे हाथ तुम्हें सैलरी का भी एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा बस। और बताओ यार, तुम्हारे दिल में ना ये कमी नहीं आनी चाहिए कि यार गाबा सर ने यार ये 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा होता। वैसे हमने कर लिए हैं, त्रिशूल बैच में करे हैं हमने, संजीवनी बूटी के अंदर भी करे हैं, बट कई बार बच्चों को होता है ना, यार मैं तो उस टाइम था ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के भी एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि उन क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करते हैं। बट उससे पहले एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अच्छा, इसमें बताना है कौन कौन सी इनकम कौन कौन से हेड में टैक्सेबल होती है जी, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला हो चुका है, अंशिका पूरा कर चुके हैं। लो बच्चा कह रहा है पीजीपी रह गया, अभी पीजीपी अभी तो हमने खत्म किया लास्ट क्लास के अंदर, पीजीपी हम सारा सोल्व कर चुके हैं जी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं टोटल इनकम के अंदर, ठीक है ना। तो ये बिना बात के बीच बीच में वो मत लेके आओ कि ये करवा दो वो करवा दो ये करवा दो वो करवा दो जी। हाँ, सीएमए का मॉड्यूल भी करा दो, बहुत बढ़िया। और ढूंढ के लो, बीकॉम की किताबें ढूंढो, कोई बीकॉम वीकॉम वाली किताबें पढ़ी हो, कोई बीकॉम की किताबें हो, कोई 11वीं 12वीं में कोई टैक्स का क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ढूंढो ढूंढो ढूंढते रहो, नालायक कहीं के। चलो अब ये बताओ, ये इनकम कौन कौन से हेड में टैक्सेबल है, एक बार चेक करो। पहला
एग्जामिन अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल। बताओ कौन कौन सी इनकम किस किस हेड में टैक्सेबल है। तो सबसे पहला सर लास्ट क्वेश्चन में तो एफवीओसी गलत लिया आपने। नहीं, 1,70,00,000 ही है जी मित्तल साहब, 1,70,00,000 ही तो लेंगे ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे रेंटल इनकम इन केस ऑफ, हाँ जी, रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 ईयर। अब गलती से भी यहाँ पे ना पीजीपी मत बोल देना जी, गलती से भी यहाँ पर पीजीपी मत बोल देना। याद है ये स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देने का है। बिजनेस तुम्हारा क्या है, बेचने का। 2 साल तक जीएवी नील है, 2 साल के बाद डीम्ड लेट आउट मानेंगे और इनकम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। ये देखो वही बच्चे गलती कर रहे हैं जो लट 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 खाने वाले काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पहला पीजीपी आएगा। भाई पहला जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी आएगा। ये इसका बिजनेस घर किराए पर देने का नहीं है। इसका बिजनेस जो है वो घर किराए पर देने का नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है। पीजीपी तब आता जब बिजनेस घर किराए पर देने का होता। अगले पॉइंट पर आओ। सैलरी मिल रही है, वैसे सैलरी होती है सैलरी हेड में टैक्सेबल, बट पार्टनरशिप और फर्म वाली टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। रेंटल इनकम आ रही है मशीनरी से, अब अगर मशीनरी से रेंटल इनकम आ रही है ये पीजीपी के अंदर भी जा सकती है, अदर सोर्स के अंदर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो पीजीपी की इनकम है, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो यही इनकम जो है वो अदर सोर्स की इनकम है। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स की इनकम है। सैलरी रिसीव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर सोर्स की इनकम है। रसीट विदाउट कंसिडरेशन अदर सोर्स की इनकम आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके बाद रिटायरमेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर सोर्स की इनकम है। रेंटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, ये तुम्हारी पीजीपी की इनकम है। अगर तुम्हारा बिजनेस लेटिंग आउट का है तब तुम्हारी पीजीपी की इनकम है। बस ये पर ध्यान दो। अगर 2 ईयर दिया होता तो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता, फिर तो जीएवी नहीं लाती उसकी। डन, लॉक करें इसको जी, लॉक कर दें। बोलो 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 बोल दो। डन डना डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद करो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद करके मुझे आंसर दो, मैं देखूं तुम क्या कर रहे हो, क्या कलाकारी कर रहे हो तुम। एग्जामिन दी फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लाइबल टू टैक्स। बताओ कितना अमाउंट लाइबल टू टैक्स होगा जी, कितना अमाउंट लाइबल टू टैक्स होगा। फटाफट से बताओ जी कितना अमाउंट लाइबल टू टैक्स होगा। जल्दी बोल लो फटाफट से, कितना अमाउंट जो है वो लाइबल टू टैक्स यहां पे निकल के आ रहा है जी। हाँ जी, 1,20,000 पे मिल रहा है गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव बाय राज ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हिज सन। उसके सन की शादी पर मिल रहा है तो टैक्सेबल है, और वैसे भी नॉन रिलेटिव से मिल रहा है टैक्सेबल है। 50,000 से ऊपर है टैक्सेबल है। तो पूरा का पूरा 1,20,000 पे टैक्सेबल हो गया। पूरा का पूरा जो हो गया वो 1,20,000 पे यहां पे टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनसेशन पर 96,000। याद करो मैंने कहा था जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें कंपनसेशन पर 50% की मिलेगी डिडक्शन और 50% होगा टैक्सेबल। तो 96 में 50% हटा दो, 50% की क्या है डिडक्शन अदर सोर्स के अंदर, तो 48,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। तो जी आपके क्वेश्चन बैंक से हाँ कर सकते हो जी, कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 कैच। अब ये तुम सोल्व करके दिखाओगे, मैं नहीं करूंगा भाई। एक बार तुम सोल्व करना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और मुझे आंसर बताओ कितनी इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। मैं बिल्कुल शांत हूं। कितनी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। मिस्टर गोविंद रिसीव 5 लाख रुपए टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। अब आउट ऑफ इंटरेस्ट 1,50 रिलेट करता है पिछले साल, 1,65 17-18, 1,85 18-19। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस मर्जी साल के हो, हमें जब रिसीव हो रहे हैं तो टैक्सेबल है। कितने रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं 5 लाख। अब 5 लाख रिसीव हो रहे हैं, 50% की डिडक्शन मिलेगी।
अब 50% की डिडक्शन मिलेगी तो 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल है। लीगल खर्चे हमारे किसी भी काम के नहीं है जी, गलती से भी लीगल खर्चे का कुछ मत कर देना, क्योंकि 50% की जो डिडक्शन मिल रही है वो खर्चों की ही मिल रही है। तो भैया सिंपल सी बात है, 5 लाख आए, 5 लाख में 50% गए, 2.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल है। बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या ही बनेगा? और जी इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या ही बनेगा? श्वेता बिल्कुल 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 रेलिवेंट है। ठीक है जी। तो अब जाके हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे अदर सोर्स वाले जी। ठीक है ना। 30% भाई, 30% कहां पे आ गया? 50%। जो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन की डिडक्शन मिलती है ना, वो 30% नहीं मिलती, 50% मिलती है माधव। 30% की कोई डिडक्शन नहीं है, 50% की। सर नोट्स में तो 30%, किसके नोट्स में 30% है भाई? तुमने गलत लिखा है ना, मैंने नोट्स में 30 बोला ना, तुमसे गलती हो गई है। मैंने हमेशा इंटरेस्ट वाले केस में 50% ही बोला है, मैंने कभी 30% बोला ही नहीं है जी। सर इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करें? ये रिप्रेजेंटेशन देखो जी, पहले उसने लिखा है कि हम पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे, डिडक्शन देंगे 50%। ये टेबल आपके सामने है, पूरा 5 लाख माइनस 50%, ये 2.5 लाख रुपए आपके सामने इनकम है जो टैक्सेबल है जी। भगवती एग्जामिशन हो चुका है, क्या हो गया तुम्हें? सही हो ना तुम? नालायक कहीं के। तो तुम डांट खाने वाले काम करते हो क्या, या तुम मजे लेने आते हो मेरे? और तुम्हारे पेपर हैं अभी, एग्जामिनर मजे ले लेगा तुम्हारे, सही बता रहा हूं, मेरे मजे मत लो तुम। हाँ एग्जामिशन, 2 लेक्चर एग्जामिशन के डाल दिए, एग्जामिशन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। डन। लो करें इसको जी। तो ये 2.5 लाख रुपए की इनकम जो है ये टैक्सेबल है। अब जाके अदर सोर्स की बातें हमारी खत्म हो जाती हैं। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से जी। अब मैं तुम्हें क्या कराना है? सैलरी, सैलरी का एक आधा क्वेश्चन करा दूं? हैं? सैलरी का एक आधा क्वेश्चन करा दूं क्या? सैलरी, 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 सैलरी का क्वेश्चन करोगे बाबूजी? सैलरी का आरएफए वाला तो हम कर चुके हैं, तो आरएफए वाला तो तुम रहने ही दो। आरएफए वाला तो हम कई बार कर चुके हैं, तो आरएफए वाला तो तुम रहने ही दो। आरएफए को छोड़ के कोई और क्वेश्चन देखते हैं, आरएफए जिसमें ना हो। ये लो जी, पहले तो एक बार ये पिद्दू सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा जी। सर खाली लीव इन कैशमेंट का बता दो। चलो लीव इन कैशमेंट कर लेते हैं जी, लीव इन कैशमेंट कर लेते हैं। ओके डन 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 डन। लीव सैलरी पक्का करवा देता हूं जी, अभी लीव सैलरी करवा देता हूं जी, अभी तुम्हें लीव सैलरी करवा रहा हूं। ठीक है, एक बार बस ये वाला क्वेश्चन कर दो, इसका मेरे को आंसर बता दो जी। एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो, उसके बाद हम लीव सैलरी वाला क्वेश्चन कर लेंगे। भाई अभी क्वेश्चन करने कर लो, एग्जाम से पहले सिर्फ तुम प्रोविजन पढ़ोगे। एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन करना जो तुमने कोई मार्क वाक कर रखे हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को देखने हैं। अदरवाइज एग्जाम से पहले सिर्फ प्रोविजन पढ़ने हैं, उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, उस टाइम पे सिर्फ प्रोविजन पढ़ने हैं। ठीक है ना। अगर तुमने कोई 8-10 क्वेश्चन अलग से हाईलाइट कर रखे हैं तो वो देख लेना बस, बाकी नहीं करने। मैराथन पब्लिक ही रहेगी, मैराथन जो होगी वो प्राइवेट नहीं होगी जी, उसको आप आराम से कभी भी देख सकते हो। पहले मुझे इसका आंसर दो फटाफट से जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर दे दो, इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी, जल्दी। हाँ नहीं, इसमें निकालना क्या है? इसमें हमें निकालना है टैक्सेबल अलाउंस निकालना है जी, टैक्सेबल अलाउंस निकालना है। इसमें टैक्सेबल अलाउंस कितना आएगा, जल्दी करो फटाफट से जी। 25,800। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 25,800, 25,800, 25,800। तो एक बार देख, 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 150 और उसको मिल रहा है 70, तो 70 तो हटा ही दो, क्योंकि 100 रुपए तो एग्जाम्प्ट ही है। यहाँ 100 रुपए एग्जाम्प्ट है, तो 50 रुपए टैक्सेबल, 50 मल्टीप्लाई 12, 600। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, 1800 मल्टीप्लाई 12, तो 1800 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया? 21,600। ट्राइबल एरिया
500 में से 200 रुपए, तो 300 मल्टीप्लाई 12, तो 300 मल्टीप्लाई 12 3600। ठीक है, अब 3600 प्लस में 21,600 प्लस में 600, तो 25,800 रुपए जो होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल आ जाएगा जी। और अगर ये डिफॉल्ट स्कीम लेता, अच्छा अगर ये डिफॉल्ट स्कीम लेता तो क्या होता, अगर ये डिफॉल्ट स्कीम लेता तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता वो फुली टैक्सेबल बन जाता। ठीक है ना, यहां पे फिर ये फुली टैक्सेबल था, ट्रांसपोर्ट पहले भी फुली टैक्सेबल है और ट्राइबल एरिया भी फुली टैक्सेबल है, फिर आंसर बनता 30,240 रुपए। मतलब अगर डिफॉल्ट स्कीम लेता तो आंसर इतना बनता, अगर इसने ऑप्शनल स्कीम ली है तो आंसर उतना बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, लोग करें। चलो अब एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से, अब यहां पे तुम लीव सैलरी पूछ रहे हो, तो लीव सैलरी वाला क्वेश्चन, लीव सैलरी वाला क्वेश्चन वहां पे है, ये तो सारे परक्यूसिट्स हैं। लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया पेंशन, ये तो पेंशन है। पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हेलो भाई साहब, पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? पेंशन तो नहीं करवाना? जल्दी बोलो फटाफट से यार, पेंशन तो नहीं करवाना? पेंशन, पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? पेंशन तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है चलो, ओके पेंशन को लॉक करते हैं। अगले पॉइंट पर आओ, पेंशन के बाद अब यहां पे आओ ग्रेचुटी। हाँ नहीं, ग्रेचुटी, पीएफ वाला भी करवा दूंगा, पीएफ वाला भी करवा पीएफ वाला भी करवा दूंगा। हाँ नहीं, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी करवा दूं एक बार, बोलो 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 बोलो, ग्रेचुटी 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 कराऊं? चलो दो तीन बच्चे कह रहे हैं सर ग्रेचुटी वाला करवा दो, तो ग्रेचुटी वाला करवा दो, करा दो सर ये एक, चलो ग्रेचुटी वाला भी कर लेते हैं यार। और क्या, तुम भी क्या याद रखोगे भाई, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है भैया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कोई बच्चा के मुंह से ये ना निकले भाई ये रह गया। ठीक है ना, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अब यहां पे फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे, सारे आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं, अब यहाँ पे चेक करो, इधर देखो ध्यान से। अब ग्रेचुटी वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ग्रेचुटी वाला। अब देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ है, उसने रिटायरमेंट लिया 26 साल 8 महीने के बाद, ग्रेचुटी मिल रही है 15 लाख, डीए 10,000 है, 60% जो है वो उठोए वाला है, कमीशन 1% टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो 1,20,00,000 रुपए की है, बोनस 25,000 है। और उसने बोला टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल दो तीनों केस के अंदर। तीनों केस कौन कौन से? अगर वो गवर्नमेंट है तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो क्या होगा। तो पहली बात तो ना गवर्नमेंट वाला सुन लो, पहली बात तो गवर्नमेंट वाला सुन लो, गवर्नमेंट वाले केस में जो ग्रेचुटी मिलती है वो सारी एग्जम्प्ट होती है जी भाई, गवर्नमेंट वाले केस में जो ग्रेचुटी मिलती है वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होती है, तो गवर्नमेंट वाला तो यहां से बाहर निकाल दो। अब सिर्फ दो केस बचे हैं, दो केस कौन कौन से बचे हैं, दो केस ये बचे हैं कि अगर, ध्यान सुनना, अगर मान लो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तब क्या होगा, अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तब क्या होगा, ये दो केस बचे हैं जी। अब ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो या कवर ना हो, एक लाइन तो सेम है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किसमें से, तो पहला एक्चुअल, तो भाई एक्चुअल कितनी मिली है, एक्चुअल मिली है ग्रेचुटी यहां पे 15 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली, तो यहां पे 15 लाख रुपए आपने लिख दिया जी, यहां 15 लाख आ गया, यहां 15 लाख आ गया। ठीक है, फिर दूसरी लिमिट यहां पे कितनी आ रही है, 20 लाख की, यहां पर 20 लाख की लिमिट आ रही है, तो सेकंड लिमिट जो आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 20 लाख रुपए की। ठीक है, तीसरी लिमिट, अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी में कवर है तो 15/26 मल्टीप्लाई
लास्ट ड्रोन सैलरी अभी देख लेंगे, मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। अब कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट 26 साल 8 महीने, तो 6 महीने से ऊपर है तो यहां पे 27 साल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सैलरी अभी निकाल लेंगे, सैलरी को छोड़ दो भी, सैलरी अभी एक बार निकाल लेंगे, सैलरी को बाहर निकाल लो भी। इतना क्वेश्चन हो गया तीसरे वाले केस में। यहां 15/30 मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, वो भी देख लेंगे। और यहां पे हमें कंप्लीट ईयर लेना है, तो कंप्लीट ईयर कितने हैं 26 साल, यहां पे 27 साल नहीं, कंप्लीट ईयर जो है वो हमारे 26 साल है, तो मैंने वो यहां पे ले लिए। अब देखो यहां पे, अब लास्ट ड्रोन सैलरी, अरे सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। दोबारा बोलूंगा, बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। तो बेसिक सैलरी 50,000, डीए 10,000, टोटल वाला नोट उठोए वाला, तो 50 और 10 कितना हो गया 60,000 रुपए की सैलरी आ गई जी। अब यहां पे देख लो बस, 15/26 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 27, तो 9,34,615 ये अमाउंट आ गया जी। और यहां पे लास्ट 10 मंथ की एवरेज निकालनी है। अब लास्ट 10 मंथ की एवरेज का मतलब रिटायरमेंट कब हुई है उसकी, 15 जून को। अब अगर 15 जून को रिटायरमेंट हुई है, तो लास्ट 10 मंथ मतलब मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, फिर आपका है अगस्त, पिछले 10 महीने। और पिछले 10 महीनों में सैलरी सेम रही है हमारी। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सैलरी बदली है, कुछ हुआ है। तो पिछले 10 महीनों में सैलरी, अरे सैलरी का मतलब क्या लेते हैं, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। भाई अगर कोई बंदा ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि सेम रही है। ऐसे प्लस में डीए उठोए वाला 10,000 का 60 कितना हो गया 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। फिर कमीशन, कमीशन 1% 12 महीने का 1,20,00,000। अब अगर 1,20,00,000 है, उसका 1% कितना आएगा 12, 1,20,000। अब अगर 1,20,000 पे 1 साल का है, तो 1 महीने का कितना हो गया 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10, ये आगे 10 महीने की सैलरी। अब अगर 10 महीने की सैलरी है 50,000 मल्टीप्लाई 10, फिर 6,000 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद फिर 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 6,60,000। अब ये 10 महीने की सैलरी है, हमें लेना एवरेज, तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो 66,000 रुपए की सैलरी मेरी यहां पे आ गई जी। अब यहां पे 15/30 मल्टीप्लाई 66,000 मल्टीप्लाई 26, तो 8,58,000 रुपए ये आ गया जी। अब क्वेश्चन भी नहीं है, बस 15 लाख मिले हैं, 15 में से ये एग्जम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल निकाल दो। ऐसे 15 मिले हैं, 15 में ये एग्जम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल निकाल दो। बताओ ग्रेचुटी वाले केस में है क्या जी। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको पीछे करके 2-3 बार और सुन लेना, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो जी, अब ये हमारा ग्रेचुटी वाला पॉइंट हो गया खत्म। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ग्रेचुटी के बाद अगला ये आ रहा है लीव सैलरी वाला। अब देखो लीव सैलरी वाला भी ना बिल्कुल सिंपल है। लीव सैलरी वाला भी बिल्कुल सिंपल है। पहले ना ये समझो लीव सैलरी वाले में क्या एग्जम्प्ट होता है। भाई लीव सैलरी वाले में क्या एग्जम्प्ट होता है, तो गवर्नमेंट में तो सारा एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कहती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल, एक्चुअल कितनी मिली है, लीव सैलरी मिली 5 लाख, ठीक है। दूसरा लिमिट कितने की है 25 लाख, इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है भाई, 5 मिले 25। तीसरा गवर्नमेंट कहती है 10, जो 10 है 10 को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दो, गरिमा अलाउंसेस वाला पोर्शन हम कर, अलाउंस वाला भी हमने किया है जी, अलाउंसेस वाला भी हमने किया है। 10 को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से, और फिर जितनी आपने ईमानदारी दिखाई, मतलब जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली, जो अनयूटिलाइज लीव हैं, जो
अवेल्ड लीव है उसको मंथ में कन्वर्ट करके उसको 10 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बताना, बहुत ध्यान से बताना। देखो उसको उसने 20 साल काम किया, हर साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं, तो 20 साल काम किया, हर साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई 30, तो 600 छुट्टियां मुझे मिली थी। 600 छुट्टियां मुझे मिली थी। ले कितनी ली? 480 आपने ले ली हैं, तो 120 दिन की छुट्टियां आपने नहीं ली। ये मेरी ईमानदारी है, ये 120 दिन की मेरी ईमानदारी है। कैसे निकाली? लीव अलाउड माइनस में लीव टेकन, लीव अनयूटिलाइज आ गई। अब 120 दिन डिवाइड बाय 30 मंथ, तो 4 महीने की ईमानदारी आ गई जी यहाँ पे। अब ये 4 महीने आ गया, बस अब लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल लो। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब यहाँ पे सैलरी निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? अभी सैलरी तुम्हारी 5 है, उसने बोला 1000 पे इंक्रीज हुई थी 1 अप्रैल से, मतलब 1000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल से पहले ये सैलरी 4000 थी, अप्रैल से हो गई 5000। अब रिटायरमेंट कब है? दिसंबर में। अब दिसंबर से पिछले 10 महीने अगर आप निकालोगे तो वो स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी से। फरवरी से नवंबर अगर आप चेक करोगे ये 10 महीने हैं, और हमें 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेना है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में सैलरी मेरी थी 4000, फिर अगले 8 महीनों में सैलरी मेरी रही कितनी? 5000। ये मेरी बेसिक सैलरी हो गई, प्लस में डीए 3000, 60 हुए, डीए सेम रहा, डीए में कोई फर्क नहीं है, डीए सेम है। 3000 का 60% 1800 मल्टीप्लाई 10। कमीशन 500 पर मंथ है। अब कमीशन फिक्स वाली है, हेलो कमीशन फिक्स वाली है, हमें लेनी है टर्नओवर वाली, ये फिक्स वाली है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब एक बार बताना, 4000 पे सैलरी रही 2 महीने, 5000 पे सैलरी रही 8 महीने, प्लस में 18000 पे हो गया डीए का, तो 66000 पे सैलरी आ गई 10 महीने की। अब 66000 डिवाइड बाय 10 एवरेज निकालना है, तो 6600 यहां पे आ गया, 6600 यहां पे आ गया जी। अब अगर आप चेक करोगे तो यहां पे तो 66000 आ जाएगा, बट यहां पे 4 महीने का कम आएगा, 6600 मल्टीप्लाई 4, तो 26400 ये कम है, तो 5 लाख में से 26400 गए, 4,73,600 रुपए, ये मेरी लीव सैलरी टैक्सेबल आ गई। ऐसे निकलेगी लीव सैलरी टैक्सेबल। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भाई। डन जी। बस आपको सैलरी निकालनी आनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको सैलरी निकालनी आती है ना पिछले 10 महीने की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा वो सैलरी निकालने का ही है। अगर आपको सैलरी निकालनी आ गई तो बिलीव मी, इनकम टैक्स के सैलरी के चक्कर में कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। मेन मुद्दा बस सैलरी का ही है। डन, लोग करें। चलो तो अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आ गया जी, ठीक है। अब ये पीएफ वाला क्वेश्चन ये तो हमने कर लिया था। वैसे एक बच्चे ने बोला कि सर पीएफ वाला क्वेश्चन करवा दो, तो देख लो जी यहाँ पे जी, आरएफए में सैलरी निकालने में दिक्कत आ रही है, तो कुशल वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आरएफए की सैलरी में बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस और प्लस में जितने भी अलाउंसेस हैं उनके टैक्सेबल पोर्शन यहाँ पे आएंगे जी। सर अगर पार्ट ऑफ मंथ हमें इग्नोर करना है, हमें कंप्लीट ईयर के बेस पे कैलकुलेशन करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या चक्कर है इसके अंदर। अब देखो एक बार, अब यहाँ पे कह रहा है मिस्टर बी वर्किंग है। अब मिस्टर बी वर्किंग इन द XYZ लिमिटेड, गिवन डिटेल ऑफ द इनकम टैक्स। अब उसकी आपको निकालनी है ग्रोस सैलरी। मैं दोबारा बोल दूं, टैक्सेबल सैलरी नहीं निकालनी, ग्रोस सैलरी निकालनी। तो एक मोटर कार आ गया, थोड़ी देर के बाद HRA आएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है सैलरी का, क्योंकि सैलरी के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। सैलरी के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा नहीं कर रहे, ये हम सैलरी के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। चलो अब एक बार चेक करो फटाफट से। अब वर्किंग जॉब कर रहा है, अब बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डीए 50% जो उठोए 8,000 पर मंथ, मतलब टोटल डीए 8,000 है, उठोए 50% हो गया, तो 4,000 पे डीए उठोए वाला हो गया। कमीशन 0.1% और टर्नओवर जो दी है वो 50 लाख दी है,
बोनस 40,000, ग्रेचुटी 25,000, ओन कंट्रीब्यूशन 20,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो 13% और वो 13,000 है। जो ये 13,000 रुपए है ना, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब बताओ करना क्या यार, इसके अंदर बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। सबसे पहले देख लो यहाँ पे सैलरी 1,20 तो निकाल लोगे, डीए पूरा जोड़ लोगे, ग्रोस सैलरी निकालनी है, डीए, कमीशन 0.1 50 लाख का 5,000, बोनस दिया हुआ है 40,000, अभी ग्रेचुटी 25। अच्छा ग्रेचुटी अपने क्यों जोड़ी, याद है ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग जॉब मिलती है तो फुली टैक्सेबल होती है। अब ग्रेचुटी मुझे ड्यूरिंग जॉब मिल रही है तो फुली टैक्सेबल है। अब यहां पे इसको छोड़ दो, अब यहां पे देखो इंटरेस्ट 13%, कितना है 13,000। तो अगर 13,000 पे 13% है, या तो आरपीएफ वाले केस में 9.5% एग्जाम्प्ट होता है। अब 13,000 अगर 13% है तो 9.5 कितना आ गया 9500। तो 13,000 में से 9500 गए 3500 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, वो टैक्सेबल हो गया जी। भाई 13,000 रुपए टोटल मिला, 9.5% एग्जाम्प्ट है, तो 9.5 का मतलब कितना गया 9500। तो 3500 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे चेक कर लो जी। अब देखो ये कैसे निकालना है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, उसने कंट्रीब्यूशन किया 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब सारे बच्चे बोलना सैलरी कितनी है 1,20,000, उसका 20 कितना है 24,000 पे उसने कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा 24,000 पे कंट्रीब्यूशन किया, याद है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो टैक्सेबल है। तो पहले 12% निकाल लो, कितना आएगा 12%। अब 12% किसका, सैलरी का। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन परसेंटेज। अब बेसिक कितनी है जी, बेसिक तो है 1,20,000, डीए उठोए वाला 8,000 का 50%, 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई 12 48,000। और टर्नओवर कितनी आ रही है 0.150 लाख की, 5,000 पे टर्नओवर आ रही है। अब इसको देख लो जी, इसका आ गया 1,73,000 पे, ये सैलरी आ गई, ये सैलरी आ गई। अब इस सैलरी का 12% एग्जम्प्ट है। अब 1,73,000 रुपए का 12% आप निकाल लो जी, यह आएगा 20,760 रुपए। तो 20,760 रुपए एग्जम्प्ट है 24,000 में से, तो 3,240 रुपए टैक्सेबल है बस। अब 3,240 रुपए आप चेक करो, ये देखो 3,240 रुपए। अब ये ग्रोस सैलरी आ गई। अगर वो टैक्सेबल सैलरी मांगता तो 50,000 की मैं इसमें से डिडक्शन माइनस कर देता, आपकी टैक्सेबल सैलरी यहां पे निकल के आ जाती। डन, लॉक कर दो इसको जी। चलो तो अब जाके तुम्हारा ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर पे, कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर पे, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था सर वो क्या नाम है उसका, मोटर कार वाला। तो ये मोटर कार वाला पॉइंट पढ़ लो, और इतना पॉइंट पढ़ के मुझे बताओ कि मोटर कार के कितने पैसे सैलरी की इनकम में जोड़ूंगा। जल्दी पढ़ो फटाफट से, जल्दी पढ़ो इसको फटाफट से, और मुझे आंसर दो, फिर इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं। सारे बच्चे मोटर कार वाला पॉइंट क्लियर कर दो कि मोटर कार के कितने पैसे मैं यहां पे जोड़ूंगा जी। सारे बच्चे बताओ मोटर कार के कितने पैसे मैं इसमें जोड़ूंगा। एबीसी एनालिसिस आपके टेलीग्राम ग्रुप में डल चुकी है जी। हाँ जी, 28,800, 32,400। जल्दी बताओ, पूरा बताओ पूरा। यार 1200 सीसी की गाड़ी है, तो 1200 सीसी तो छोटी गाड़ी होगी ना, तो छोटी गाड़ी है
तो छोटी गाड़ी का अब यहाँ पे गाड़ी कंपनी की एक्सपेंडिचर कंपनी के तो 1200, छोटी गाड़ी है तो 1800 प्लस में 900 रुपये ड्राइवर के, वो ड्राइवर भी है, तो 1800 प्लस में 900, ये आ गया 2700 मल्टीप्लाई 12, तो 32,400 रुपये टैक्सेबल होगा जी। तो 32,400 रुपये यहाँ पे देख लो टैक्सेबल है जी, ये रहा बस। ठीक है जी, 32,400 रुपये मोटर कार वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी। लो जी, आ जाओ यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट देख लो यहाँ पे जी। ठीक है जी, अब यहाँ वैसे वैसे मेरे को याद आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी के हमने मास्टर क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी के मास्टर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। एक तो ये मेरे को याद है अरुण और बिमल वाला डिस्कस किया था मैराथन के अंदर, अरुण और बिमल वाला, और एक ये वाला भी हमने डिस्कस किया था, ये यूएस वाला, ये भी क्वेश्चन हमने मैराथन में डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था जी। ये दोनों क्वेश्चन तो हमने मैराथन में भी किए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, जो बच्चे मैराथन अटेंड कर रहे थे, ये दो मास्टर क्वेश्चन थे जो हमने उसमें डिस्कस किए थे, ये दो क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। एक बार पढ़ो सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन 2 देख लो जी, जल्दी आ जाओ फटाफट से। कोई बात नहीं, अब एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं यार, किसी का दिल नहीं तोड़ना मेरे को यार जी, किसी का दिल नहीं तोड़ना यार, ठीक है ना। तो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, हमारी एंडिंग हैप्पी आनी चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चे को बोले सर एक दो क्वेश्चन करवा ही देते। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से मेरे को बताओ, यहाँ पे जल्दी बताओ, इसको क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो इसका जी। जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ो, इसका मुझे आंसर दो, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। मिस्टर एक्स, न्यू सिलेबस में कौन सी स्कीम से करना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इस कायदे से दोनों स्कीम से करना होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो कायदे से दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना होता है जी। ठीक है, अगर टाइम कम है तो डिफॉल्ट स्कीम से तो करके ही आओगे। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, मिस्टर एक्स है, वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, दो द हाउस इज हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट। अब एक जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी जो है उसने रेंट किया 8,000 पर मंथ। अब रेंट यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पर्टिकुलर ऑफ द हाउस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज अंडर। अब बताओ, पहले तो ये बताओ, ये जो वैल्यू दे रखी है तो पूरी प्रॉपर्टी की है, तो इसका 50% निकाल लो। तो 1,62,000 पे डिवाइड बाई 2, 81,000। फिर यहाँ पे 190 डिवाइड बाई 2, 95,000। 185 डिवाइड बाई 2, 92,500। ठीक है, अब ये वाटर चार्जेस किसी काम के हैं नहीं मेरे जी। ठीक है, लीज मनी हमारे काम की नहीं है, इंश्योरेंस चार्जेस हमारे काम की नहीं है, रिपेयर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 30% तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला इनकम निकाल दो, शिफ्टिंग आउट, मतलब उसने ऑप्शनल स्कीम ली है। अब एक बार सारे बच्चे बताओ, पहली बात तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी नहीं लाएगी। अब यहाँ पे एक बार बताना मुझे कितना आ रहा है। एमवी और एसआर इनमें से हायर 9500, फिर इनमें से लेस कितना आ गया, 81,000 आ गया, तो ईआर मेरा आ गया 81,000। फिर 8,000 पे वो है, अगर बात करोगे 8,000 पे, तो 8,000 पे मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 2 महीने वेकेंट है, तो कितना आ गया 80,000। अच्छा, अगर ये 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो क्या आपका एआर ईआर से ज्यादा हो जाता? यस हो जाता, क्योंकि अगर 2 महीने की वैकेंसी ना होती 16,000 मुझे और मिलता तो 96,000 हो जाता। अब 96,000 मेरा ज्यादा हो जाता, अब मेरा कम आ रहा है, तो रीजन क्या है? वैकेंसी है। तो अगर मेरा रीजन वैकेंसी है तो एआर ही जीएवी होगा, तो फिर यहां पे जीएवी बन जाएगा 80,000।
माइनस में म्युनिसिपल टैक्स 5%, म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 95,000, तो 95,000 रुपए का 5% 4750। एनएवी आ गई माइनस में 80,000, यहाँ की 75250। अब उसने आगे देखो उसने क्या बोला जी, अब उसने आगे बात की 30% की, इसका 30% आप निकालो, कितना आएगा इसका 22,575 रुपए। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 1500 पर मंथ है। अगर 1500 पर मंथ है तो इसके दो यूनिट हैं, 750 रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, 750 रुपए लेट आउट का है। तो 750 मल्टीप्लाई 12, तो 750 मल्टीप्लाई 12, तो 9,000 रुपए का इंटरेस्ट है जी। अब लेट आउट वाले केस में इनकम कितनी आ रही है 75250 माइनस में 22575 माइनस में 9,000 रुपए, तो इनकम आ रही है 43675, ये इनकम आ रही है लेट आउट की। अब बात करो सेल्फ ऑक्यूपाइड में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लॉस आएगा, जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएबी नील, 24 नील, सिर्फ 9,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो 9,000 रुपए का लॉस है, इतने की इनकम है। नेट इनकम जो बनेगी आपकी बनेगी 43675 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो 34,675 रुपए की आपकी नेट इनकम बनेगी। बस ये पर ध्यान दो, जो नेट इनकम निकल के आएगी 34,675 रुपए की नेट इनकम निकल के आएगी। बस ये पर ध्यान देना। डन। लॉक कर दे इसको जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लो जी। अरे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो चुका है, कोई मेरे को बताएगा? अब देखता हूं, अभी 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कब की है। जल्दी बताओ जी, फटाफट से बताओ, अभी अभी 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहां किया है। बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है जी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहां किया है बताओ। बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहां किया है? अबे नालायक संजीवनी नहीं, इसको मैंने कल मॉक टेस्ट में डाला था। अब तुम तो हो बिल्कुल ही नालायक ना, फिर तुम मेरे से डांट खाओगे। इसको मैंने कल मॉक टेस्ट में डाला था, अब तूने मॉक टेस्ट दिया तो है नहीं, तुम भाई साहब बन रहे हो अपने आप को 30 मार खान, तुम्हें सारा ज्ञान है। कोई पापा वाली बात है कि विवेक मूड मत खराब किया कर, तो पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। रिजल्ट आना 15% ही है, तो अगर छाती चीर भी देगा ना तो भी 15% से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 85% बच्चों का माइंड सेट है कि हमें क्या करना है। तो उनको चेंज करने की कोशिश मत कर, और मैं उन्हीं को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, और फिर मेरे को दिल चुभता है तो मैं माफी चाहता हूं। 15% बच्चों को आई थिंक पता लग गया होगा कि इसको हमने कल मॉक टेस्ट में दिया था जी, ठीक है जी। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने आपसे पूछा। 85% बच्चे को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आओ अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। यहां पे एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? कह रहा है मिस्टर विकास, मिस्टर विकास, ध्यान से पढ़ना। मिस्टर विकास ओ ए हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल एंड स्टैंडर्ड रेंट आपको दे रखा है इतना। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 23-24 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एट ए मंथली रेंट 5,000। द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब 1/3 आपने लेट आउट किया और 2/3 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स आपका 11% है। फिर वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगन जून 16 वॉज कंप्लीट 31 मई 19, और उसने लोन लिया 1 लाख का 1 जुलाई 16 को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उसने इंटरेस्ट पे किया 12% पर एनम एवरी मंथ फ्रॉम इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है इनकम निकाल दो, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम उसने ऑप्शनल स्कीम ली है। अब बताओ यहां पर क्या करेंगे? यहां पर भी 2 काम करेंगे, 2/3 अलग करेंगे, 1/3 अलग करेंगे, क्योंकि 2/3 क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 जो है वो लेट आउट है जी। अब मेरे को सारे बच्चे यहाँ पे बोल देना, इधर देखो ध्यान से। अब 2/3 1/3 को अलग करके चलते हैं। ये वाला पोर्शन 2/3 है और ये वाला पोर्शन 1/3 है। ये पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये पोर्शन जो है वो लेट आउट है। अब यहाँ पे आप सब जानते हो, यहाँ पे तो भाई जीएवी लेंगे नील, और वहां पे हमें जीएवी निकालनी पड़ेगी। अब जीएवी निकालते हैं।
पहले तो 96,000 का 1/3 निकालते हैं, 1,26,000 रुपए का 1/3 निकालते हैं, 1,08,000 रुपए का 1/3 निकालते हैं। पहले ये करते हैं, एक बार देखो 96,000 का 1/3 32,000, 1,26,000 रुपए का 1/3 42,000, 1,08,000 रुपए का 1/3 36,000। अब यहां पे एक बार चेक करना, एमवी और एफआरवी इनमें से हायर क्या हो गया 42, इसमें से लेस क्या होगा 36, तो ईआर जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 36,000 पे आ गया। अब बात करो एआर, एआर कितना है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, तो एआर मेरा आ रहा है 60,000, तो एआर मेरा ज्यादा है। याद करो अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा, तो जीएवी मेरा कितना आ गया 60,000 रुपए की जीएवी यहां पे आ गया जी। माइनस में हम करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, इसमें तो होना नहीं, इसमें कितने परसेंट है 11%, किसका म्युनिसिपल वैल्यू का, कितनी है वो 32,000 रुपए की, क्योंकि लेट आउट वाले पोर्शन कितनी है 32,000, तो 32,000 रुपए की 11%, तो 3,520 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स इसमें से माइनस होगा। ये तो आ गया नील एनएवी, और ये 60,000 में से 3,520 रुपए चले गए, आ गया 56,480 रुपए। ठीक है जी, ये हमारा आ गया एनएवी। अब इसमें से माइनस करोगे क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, इसमें से तो होना नहीं, इसका 30%, तो 16,944 रुपए, ये 24A है। ठीक है, उसके बाद 24B इंटरेस्ट वाला पॉइंट बात करते हैं। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ जी, अगर मैं इंटरेस्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं, पहले इंटरेस्ट बताओ है कितना, इंटरेस्ट चेक करते हैं इंटरेस्ट कितने है। मेरे को सारे के सारे बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट बताएं, इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आएगा। उसने लोन कब लिया है, उसने लोन लिया है यहाँ पे 1 जुलाई 16, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट उसने की है 1 मई 19 को, तो एक बार ऐसा करते हैं 16 17 17 18 18 19 19 20, तो 1 अप्रैल 16 17 18 19 20। अब उसने कंस्ट्रक्शन की है 1 मई 19 को, तो यहाँ पे कंप्लीट की है, तो यहाँ तक का ये उसने लोन कब लिया है 1 जुलाई 16 को, तो यहाँ पे तो ये सारा इंटरेस्ट जो है ये प्री वाली में आ गया जी, ये प्री वाली में इंटरेस्ट आ गया, और ये वाला हो गया पोस्ट। तो इस साल का तो पूरा 1 लाख का 12% कितना आएगा जी 12,000 रुपये, तो ये आ गया जी। उसके पिछले साल 12,000 रुपये, उससे पिछले 12,000 रुपये, फिर यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने आ गए, तो 9 महीने 12,000 रुपये, अगर 1 साल का है तो 9 महीने का आ गया 9,000 रुपये। अब प्री वाला कितना आ रहा है जी, अब अगर मैं प्री वाले की बात करता हूँ 9,000 12,000 12 12 12 24 24 और 9, तो 24,000 प्लस में 9,000 कितना आ गया 33,000। ये प्री वाला है, डिवाइड बाय 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगा, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 6600। अब 6600 प्लस में 12,000, तो 18,600 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा टोटल। अब 18,600 का इंटरेस्ट है, अब ये टोटल बिल्डिंग का है, इसमें 2/3 और 1/3 अलग कर दो जी। अब 18,600 का 2/3, तो 18,600 का 2/3 12,400 यहाँ पे, और बैलेंस जो बच गया 6200 रुपये यहाँ पे आ गया जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना अब क्या होगा जी, अब यहाँ तो आपका लॉस आ गया, अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे 12,400 का नुकसान हो गया, और यहाँ पे इनकम कितनी आ रही है जी, इस वाले केस में इनकम जो आ रही है एक बार चेक करते हैं 56,480 माइनस में 16,944 माइनस में 6200, तो 33,336 इतना आएगा जी। ठीक है, अब ये लॉस है ये इनकम है, तो नेट आप चेक कर लो 12,400 माइनस करके 20,936 रुपए की नेट इनकम बच रही है हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्सेबल है जी। ये इसका आंसर आएगा, तो एक बार आप चेक कर लो पीछे अगर इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, ये लो 20,936 रुपए की नेट इनकम बच रही है। ये उसने क्या किया 2/3 किया और ये 1/3 किया, हमने ऐसे कर लिया इसने ऐसे कर लिया,
प्रेजेंटेशन अलग है और कोई फर्क नहीं है। आंसर हमारा भी सही है और आंसर इसका भी सही है, इसके बेस पे हमने कैलकुलेशन किया, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपके हाउस प्रॉपर्टी के निकल के आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं हाउस प्रॉपर्टी के, बस ये पर ध्यान दो। डन, इसको हम पैक कर सकते हैं। चलो जी, तो फाइनली जो हमने YouTube पे इतनी लंबी जर्नी हमने स्टार्ट की, आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं मेरे को YouTube के ऊपर, क्योंकि मेरे को याद है मैं अक्टूबर से आना स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से हमने सुदर्शन बैच हमने स्टार्ट किया था, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, अब मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। 3.5 महीने मेरे को यूट्यूब पे आज हो चुके हैं, और 3.5 महीने एक तरह का आप रेगुलर बैच ही मान लो सर, रेगुलर बैच, क्योंकि 3.5 महीने का तो रेगुलर बैच होता है जो इस बार हमने रिवीजन की है यूट्यूब के ऊपर सर। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स था, इसके बेस्ट तो बस मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ और कर नहीं सकता, करने को बहुत कुछ है, बट मुझे लग रहा है कि अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, ठीक है ना। अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, आपको अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप किसी भी YouTube चैनल पे ना भटकें और ना ही भटकने दें किसी को, क्योंकि अब जो टाइम तुम्हारा है वो पढ़ने का टाइम है। भटकोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, YouTube ओपन, आप कहीं पर भी जा सकते हो, नुकसान उससे आपका ही है, क्योंकि जब तक तुम सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं लगाओगे तो बिलीव में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर ये 3-3.5 महीने के एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों, इस वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा, क्योंकि ये एक तरह से YouTube पे हमारी लास्ट वीडियो है जो प्रोविजन वाली है, ठीक है, ताकि हर बच्चे को आइडिया लगे कि ये सीरीज कैसी थी, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो जाए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। बाकी कल हम मिल रहे हैं, कल हम मिल रहे हैं 11 बजे। कल हम किस लिए मिल रहे हैं? 11 बजे हम मिल रहे हैं प्रेजेंटेशन कैसे करनी है टेक्स्ट के पेपर की, तो हाउ टू प्रेजेंट टेक्स्ट पेपर कल हम डिस्कस करेंगे 11 बजे, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे 11 बजे, बस ये पर ध्यान देना, कल हम मिल रहे हैं 11 बजे, सारे बच्चे 11 बजे हाजिर होंगे। कल हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे, फिर हमारी प्री एग्जाम मैराथन जो होंगी बस वो होंगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, खूब खूब पढ़ो, मेहनत करो, डेडिकेशन से पढ़ो, क्योंकि कोई आपकी वेट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपने पूरी करनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।